Hello, hi and Jai Hind. Myself Gaurav from CL Haridwar and I am here to help you in current affairs and GK. So let's start. चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली करंट अफेयर की न्यूज है वो किस पर है? गवर्नमेंट पुशेस टू क्लियर वक्फ वक्फ बिल, ठीक है ना, जिस पर किरण रिजिजू जो हमारे कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर है इस समय पे, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ एक बात कही है। वो मतलब उन्होंने एक तरीके से मतलब उस पे अपोजिशन पार्टीज पर मतलब निशाना साधा है इस चीज को लेकर, क्योंकि जितने भी देश की अपोजिशन पार्टी है वो वक्फ बिल का क्या कर रही है, उनको मतलब एक तरीके से उसका अपोज कर रही है, उनको विरोध कर रही है उसका। तो क्या हुआ है कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर जो है, ठीक है, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को एक्यूज किया है कि आप मिसलीड कर रहे हैं इनोसेंट मुस्लिम्स को, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट उनकी जमीन को छीनना चाहती है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है उसको छीनना चाहती है। उनका कहना है कि जो प्रोपेगेंडा है ये क्या है, हार्मफुल है देश के लिए। और सेंटर जो है वो ये जो बिल है वो लाने वाला है कब? कल, यानी कि आज पार्लियामेंट पर इस पे डिस्कशन होगा। तो ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। क्या है उनका पूरा का पूरा बयान, इसके बारे में क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिए, इसके बारे में जान। Some people are saying that this Waqf Amendment Bill is unconstitutional. Waqf rule, its provisions have been in existence since before independence. If the Waqf Act has been in existence since before the independence, then how can it be illegal? तो ये illegal कैसे हो सकता है? ये बात मतलब उन्होंने कही है। तो पूरे देश में क्या चल रहा है, एक तरीके से पूरे देश में मतलब इसका अपोज हो रहा है, मतलब इस बिल का प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किसके उस पर? जो हमारे मतलब माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के किरण रिजिजू, उनका कहना है कि ये सब चीजें चल रही है किसके किसके कहने पर, जो अपोजिशन पार्टीज है। तो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल का 2024 का, ठीक है। उनका मतलब एक तरीके से कहना है कि क्या कहते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने देश को गुमराह किया है। वो इनोसेंट मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि सारी चीजें हम क्या करेंगे, आपसे छीन लेंगे, प्रॉपर्टीज एंड ऑल चीजें जो है वो हम सब छीन लेंगे, ठीक है। ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम खाली वक्फ बोर्ड का जो मतलब लैंड को लेने का जो उनका प्रोसेस है, हम उन चीजों पर सुधार कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड की जो इलीगल मतलब जमीनें हैं वो उनकी जमीनों पर कोई इलीगल कब्जा कर ले, या वो जाकर के किसी और उस पर इलीगल कब्जा करे, और इसके चलते एक क्या कहते हैं, एक एक झगड़े की जड़ बन जाए, ठीक है ना, किसी तरीके से कि कोई मतलब एक स्ट्रेच आ जाए दो पार्टीज में और कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि झूठे लोगों की पहचान करना सीखिए, ठीक है ना। उनका ये भी कहना है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द लायर्स, ठीक है। जो झूठे लोग हैं उनको क्या कीजिए, उनको आप पहचानिए कि वो कौन कौन है, ठीक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए के दौरान एक तरीके से लोगों को मिसगाइड किया था, कंट्री को मिसगाइड किया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि सीए वाज ब्रॉट इन टू स्नैच द राइट ऑफ मुस्लिम्स। ये उन्होंने कहा था कि राइट्स ऑफ मुस्लिम के लिए मतलब उनको छीनने के लिए बनाया गया है, तो इसके लिए उन्होंने भी वो किया था। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, ठीक है, जो कि कंट्री के लिए हार्मफुल है। कोई बताएगा ये वर्ड प्रोपेगेंडा क्या मतलब होता है इसका? एक तरीके से झूठा एडवर्टाइजमेंट, झूठा प्रचार, जिसका कोई मतलब बेस नहीं होता, स्टॉक वो झूठा होता है और सबके पास मतलब उसको बहुत इफेक्टिवली पहुंचाया जाता है, उसे क्या प्रोपेगेंडा। तो ये क्या है, अपोजिशन का झूठा प्रोपेगेंडा है जो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हुआ, ये उनका कहना है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। मिनिस्टर ने कहा है कि एक्सटेंडिंग ईद विशेष, उन्होंने मतलब अपनी जो ईद ईद चल रही थी उस पर मतलब कल विशेष देते हुए उन्होंने कहा कि ही इज प्राउड टू से दैट माइनॉरिटी आर द सेफेस्ट इन इंडिया एंड एंजॉय द बेस्ट राइट्स ऑफ द फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप जाकर के पाकिस्तान में देख लो, वहां माइनॉरिटीज का हाल देख लो, बांग्लादेश में देख लो, आप चाइना में देख लो, और कहीं नहीं, आप इसराइल की तरफ देख लीजिए, ठीक है, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन की साइड पे देख लीजिए, माइनॉरिटीज कहीं पर भी मतलब बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, ठीक है ना। इंडिया में वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के जो राइट ऑफ फ्रीडम्स है उनको इंजॉय करती है, फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर रही है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो राइट्स होते हैं उनको मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो सही बात कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कई सारे कंसल्टेशंस भी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑन द बिल इन द पार्लियामेंट, मिस्टर रिजिजू सेड दैट legislative process has undergone a record number of consultations and deliberation over the Waqf bill. He welcomed the Kerala Catholic Bishops Council asking MPs from the state to back the bill. ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो कैथोलिक जो मतलब बिशप काउंसिल है उनकी तरफ से जो जो इस बिल का मतलब समर्थन करने वाली बात है, सपोर्ट करने वाली चीजें है, उसको हम वेलकम करते हैं, उनका ये कहना है। ये ड्यूटी है पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स की, उन लोगों की जो पॉलिटिक्स में है कि वो केयर करें, वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को देखें और लोगों के लिए उस तरह से काम करें। ठीक है, फिर वो आगे बोलते हैं, for example, 100 families in Munabam, Kerala have suffered and continue to seek a solution to protect their properties and homes. ठीक है, this act is not against any community. That is propaganda being spread to poison minds of some. ये कहा है उन्होंने कि खाली झूठी बात है, हमारा बिल किसी के अगेंस्ट नहीं है, आप उसको इस तरह से मानना बंद कीजिए। तो ये वाली चीजें हो रही है। मैं बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर ने, यूनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, जुलाई 28 को 2024 लास्ट ईयर ये बिल रखा था पार्लियामेंट के सामने, ये कहते हुए कि जो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम एक तरीके से जो वुमेन्स हैं उनको भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वक्फ बिल में उनको भी मतलब जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या किया गया था, पार्लियामेंट ने सजेस्ट किया था कि इसमें कई सारी चीजों को आप देखो, इसके जो कई सारे प्रोविजंस हैं, जो कई सारे एक्ट हैं उनको एक बार बारीकी से चेक करो, अगर उसमें कुछ मतलब एक तरह से फेरबदल हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो आप लोग डेफिनेटली करो। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो पूरा बिल है बहुत रिगोरस मतलब चेकिंग से गुजरा है। ठीक है, इस पे कई बार मतलब डिस्कशन वगैरह किया, अब ये फाइनली क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में सबके सामने दोनों हाउस में, लोअर एंड अपर हाउस में डिबेट के लिए जा रहा है। तो इस टाइम पर भी इसकी नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रही है, और उसके पीछे का रीजन क्या है, जो कि वो कह रहे हैं एक एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मुस्लिम्स के राइट छीन लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, इस पूरे जो ये पूरा का पूरा बिल था, इसको क्या किया गया था कि अगस्त के टाइम पे एक 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब सेटअप की गई थी इस बिल को रिव्यू करने के लिए। मैंने कहा बहुत रिगोरस उससे गुजरा है, कई सारे इसमें मतलब अमेंडमेंट और मतलब चीजें हुई है। तो ये वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो थी जिसमें हर एक पार्टी के मतलब मेंबर्स थे, उन सब ने मतलब इसको वो किया, और फाइनली ये बिल कहा जा रहा है वहां पर मतलब गवर्नमेंट के सामने और पार्लियामेंट में एक तरह से प्रेजेंट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें है, ये पहली न्यूज में से एक है। ओके, ये भी आपको देखना चाहिए। आफ्टर क्लैम्प डाउन इन इंडिया रिटर्न बांग्लादेशीज, भारत में जैसे ही शिकंजा टाइट हुआ बांग्लादेशी अपने देश की तरफ लौटने लग गए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इस पे आऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया ने अभी हाल में ही क्या किया है, पूरे यूएन को शॉक किया है। ठीक है, यूएन जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, उसका एक मतलब रूल है यूनाइटेड नेशन का, वो कहता है कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं आप उनको अपनी कंट्री में क्या करेंगे, असाइलम देंगे, शरण देंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहा है, कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी होता है। ठीक है, ये यूएन की मतलब जो उनकी मतलब असेंबली होती है उसमें इसको मतलब लाया गया, तो सभी देश इसको जनरली साइन करते हैं सो दैट रिफ्यूजीज के जो राइट्स हैं और जो भी उनकी चीजें होती है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको भटकना ना पड़े। इंडिया ने इसे साइन करने से मना कर, इंडिया ने साफ साफ कहा वी विल नॉट वेलकम बांग्लादेशीज। ये इंडिया का डेयरिंग मूव है टुवर्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी, कि हम अपने देश में किसी भी तरह की जो इंक्रोचमेंट हो रही है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि बांग्लादेशी मतलब कर रहे हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हैं। 1971 जब से क्या कहते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, तब से बंगाल से जो मतलब माइग्रेट होकर के आने वाले लोग हैं ना, उनकी तादाद लगातार बढ़ती गई। उनमें से कुछ को तो हमने अपनी कंट्री में डाल दिया है। ठीक है, उनको रिहेबिलेट किया है, देश की मतलब जो सिटीजनशिप है वो भी हमने दी है, बट सबको देना तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर हमारे देश के लोग कहाँ जाएंगे।
ठीक है। रिफ्यूजी जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक एक तरह से समस्या बन चुके हैं, ठीक है ना, कई कई जगहों पे, क्योंकि एक कंट्री के पास एक तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में वो अपने देश को पालेगा या बाहर से आने वाली और लोगों को पालेगा। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब दिक्कत हो जाती है। हालांकि रिफ्यूजीज जो होते हैं उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी अपना देश अपना घर छोड़ के ऐसे नहीं आना चाहता। जाहिर सी बात है, उनके यहाँ पर कुछ चीजें उनके लिए जो मतलब चांस मिलते हैं, उन चीजों की कमी होगी, तभी तो वो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। और जब वो दूसरी कंट्री के लिए जाते हैं, भले ही वो लीगल घुसे या इलीगल तरीके से आए, ठीक है, उसमें वो इमेंसली सफर्ड करते हैं। जैसे कि आपको पता हुआ, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिफ्यूजीज को भेजने का वो किया था, तो इंडिया के भी कई सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो कहाँ आए थे, इंडिया वापस भेजे गए थे। तो आपको पता उन्होंने कितना इमेंसली सफर किया होगा यूएस के अंदर घुसने के लिए ही, और फिर वहां पर रह करके अपना सब कुछ मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है, बट एक देश की भी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों को सुधारने के लिए जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन, जो कि पूरी दुनिया में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, जितना भी मतलब वो सारा कुछ वो हुआ था, उस चीज को क्या किया गया है, उन लोगों ने एक बिल बनाया है, ठीक है ना। उनका मतलब एक तरीके से क्या है, एक पूरा का पूरा उन्होंने कमेंट्स किया था। एक कन्वेंशन उनका था, रिफ्यूजी कन्वेंशन, इंडिया ने उस पर साइन करने से मना कर दिया है। अच्छा, ये सब हुआ कब है, आप में से किसी को पता है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हुई कब है? ये हुई है बांग्लादेश के जो इस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कौन है इस समय, कोई बताएगा? मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे अभी हाल में, ठीक है। चाइना जाते टाइम पे उनका उनका पता एक चीज कहना था वहां पे, जो चाइनीज क्या कहते हैं, अ, मतलब जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग के साथ, उनका कहना था देखो, इंडिया जो है, इंडिया की जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न मतलब क्या है देश है, जो मतलब स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स किसी भी तरह से क्या है, समुद्र से उनकी जो मतलब वो है, और बाउंड्रीज जो है वो नहीं जुड़ती है, ठीक है। ये लैंडलॉक जगह है। आप इसको लेके क्या करेंगे, आप बांग्लादेश को सपोर्ट कीजिए, हमारा जो मतलब पूरा इलाका है वो समुद्र से क्या है जुड़ता है, वो सी से, ओशन वाला एरिया मतलब उससे हम आपको एक्सेस देंगे, जो बे ऑफ बंगाल है, और उसके साथ साथ कहाँ का, जो आपका पूरा अरेबियन सी एंड पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन है उसमें, तो आप हमारे साथ जुड़िए और आप उसको बाईपास करते हुए जुड़िए, ये उन्होंने कहा था। इस बात पे इंडिया में बहुत बड़ा बवाल हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा अप्रोच हुई। इवन इंडिया के जो एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हेमंत विश्वा हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, वो तो एक कदम और आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि वी विल स्प्रेड द बांग्लादेश, अगर उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत है तो, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर रैंक का इतना कुछ बोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर चुप है, उन्होंने कोई इस तरीके का मतलब उनका कोई इस तरह का क्या कहते हैं स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम बांग्लादेश को दो टुकड़ों में बांट देंगे अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस तरह का काम किया। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन हुई थी, या रिबेलियन हमें कहना चाहिए उसे, ठीक है, और उसके बाद वहां गवर्नमेंट पलट गई थी। इस समय मोहम्मद यूनुस, जो एक नोबल लॉरेट है अपने आप में, उन्हें इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, एक तो वो वहां गवर्नमेंट के हेड बन के बैठे, प्लस उनकी सारी पॉलिसीज क्या है, एंटी इंडियंस। जबकि ये सब तब है जब क्या कहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने देश से कई सारी चीजें वहां पर जो उनकी उनकी जो बेसिक और डेली नीड की जो चीजें हैं हम लोग डेली वहां पर भेज रहे हैं, स्टिल वहां पर क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम मतलब देखी जा रही है। तो अभी क्या हो रहा है, जो हमारा होम मिनिस्ट्री है ना, उसने बताया है कि बांग्लादेशीज जो है, जो अनडॉक्यूमेंट बांग्लादेशी है, जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत की मतलब उसमें घुस आए हैं, बॉर्डर के अंदर घुस आए हैं, उनको हम बहुत तेजी से कहाँ भेज रहे हैं, वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब अपनी मर्जी से मतलब वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि ये लोग वॉलेंटरी वॉलेंटरी रिटर्न्स ले रहे हैं, कहाँ के लिए, बांग्लादेश के लिए अपने आप ही। तो ये चीजें हुई हैं जनवरी में, अभी जो लास्ट ईयर जनवरी था, वहां से जुलाई तक
जब भारत से मतलब उनको बांग्लादेशियों को रिटर्न किया गया था तो टोटल थे 337 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेट्स। ठीक है, जबकि इस साल जनवरी से अभी तक जो मतलब गए हैं, ठीक है, मार्च में इनकी जो तादाद है वो अभी बढ़ती हुई आ रही है 906 तक, और अब ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी तो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट पर पर कॉलोनी कोई इस तरीके का कैंपेन ना छेड़ दे कि जितने भी मतलब बांग्लादेशी इलीगली रह रहे हैं उन सबको उठाओ और बाहर डालो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और इनमें से आपको शायद पता भी ना हो कि कई बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो आप देखते होंगे रात के टाइम कई बार पुल वगैरह पे लोग सो होते हैं, उनमें से कई सारे मतलब क्या कहते हैं फॉरेन मतलब माइग्रेट्स हो सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि हाँ वो लोग हो सकते हैं जिनके पास कोई आधार कार्ड या कोई भी इस तरह का मतलब वैलिड पहचान के लिए आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, या कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं है, मे भी वो हो सकता है कि वो लोग ऐसे रह रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हो सकता है कहीं अभी उसके लिए मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पिछले 13 मंथ में इतने बांग्लादेशी अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट किया गया है। ठीक है, बाकी 153 जो है अदर नेशनल्स के थे, इंक्लूडिंग म्यांमार। ये भी कोई कम नहीं है जो हमारे देश में मतलब घुसते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बांग्ला, जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यांमार। हमारे यहाँ जो कुकीज और माइतीस का झगड़ा हो रहा है मणिपुर में, जो मणिपुर पिछले 1.5 साल से सुलग रहा है, तो पर कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, उसका रीजन म्यांमार के जो इलीगल मतलब माइग्रेंट्स हैं क्योंकि वो अपने साथ कई सारी मतलब जो आर्म एम्यूनिशन वगैरह है वो लेके आते हैं, और उसके चलते वहां पर लड़ाइयां भड़क गई। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे ये बता रहे हैं कि जनवरी 1 2024 से मार्च 2023 533 इंडियंस वर अपर हैंडेड एट द बांग्लादेशी बॉर्डर। ठीक है, ये चीजें भी मतलब यहाँ पर हुई है कि अभी तक बांग्लादेश की जो मतलब जो बॉर्डर है उस पर इतने इंडियंस को भी मतलब पकड़ा गया है। मतलब इंडियंस ने इतने मतलब बांग्लादेशी को भी पकड़ा, और 237 जो है वो कंट्री में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, बाकी जो 296 है वो इंडिया से वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आइडेंटिटी चेक जो है बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे। बीएसएफ एंड ऑल जो हमारी फोर्सेज हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज वहां लगी रहती है, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली मतलब चेकिंग कर रही है। वहां पर पेट्रोलिंग लगातार जारी है कि अगर कोई बांग्लादेशी मिलता है उसको वहीं पर डिटेन किया जाए और वहीं से उसको दोबारा देश में भेजा जाए। क्योंकि आपको बता दूं, अनलाइक पाकिस्तान बॉर्डर, हमारा पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर क्या है, सील है। ठीक है ना, वहां पर फेंसिंग हो रखी है। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर ऐसा है कि नेचुरल फेंसिंग आप बोल लो हिमालयाज है। ठीक है, बट बांग्लादेश के साथ हमारी कोई ऐसी फॉर्मल फेंसिंग नहीं है, ना ही म्यांमार के साथ। तो यहाँ से लोग आते रहते हैं, और कई बार मतलब ना सिर्फ लोग मतलब एक तरीके से इलीगली घुस जाते हैं, बल्कि जो ड्रग्स एंड ऑल चीजों का बिजनेस होता है ना, वो भी इलीगली चलता है इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया थ्रू द रिवर। ठीक है, और जो टनल्स वगैरह वो बनाते हैं उसके चलते। तो ये चीजें, तो अभी क्या है, बीएसएफ डिप्लॉय कर रही है अपने मतलब जो बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है, इतने किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश का हमारे साथ। ये नोट करने वाली चीज है, ये स्टैटिक जीके का हुआ कि क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश जो है वो हमारे साथ कितना मतलब कितना बड़ा मतलब जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, तो वो कितना है, 4096 किलोमीटर का है। ओके, तो इतना मतलब पूरा का पूरा वो है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। क्या हुआ है कि एक सीक्रेट तरह की उनको इंफॉर्मेशन मिली, एक इनपुट मिला, और उसके चलते उन्होंने सभी को क्या किया है, एक तरीके से उन सबको ट्रैक कर लिया, इनसर्किल कर लिया है कठुआ विलेज के पास। ठीक है ना, कठुआ सुफियन विलेज है जम्मू कश्मीर में, वहां पर उनको क्या कहते हैं एक तरह से ट्रैप कर लिया है। ठीक है, ये जो जगह है ये कौन सी जगह है, इसके बारे में उनको मतलब उनको जहां पर घेरा गया है, पंज तीर्थी नाम की जगह है, वहां पर घेरा गया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो हाइड थे, छुपे हुए थे, और उन्होंने जैसी मतलब सर्च पार्टी को देखा, सर्च पार्टी समझते हैं, जो मिलिट्री के कुछ लोगों का एक ग्रुप जो पहले ढूंढने जाता है कि कोई मिलिटेंट्स वगैरह है, फिर जो मेन आर्मी है वो आती है आगे।
ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए या फिर उनसे सरेंडर लेने के लिए। तो जो सर्च पार्टी को देखते ही उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया और उससे क्या हुआ, मतलब एक तरीके से उनको इनसर्किल करने के लिए इंडियन जो फोर्सेस है इनको आगे आना। ठीक है, अर्लियर इन जेके J&K पुलिस डिटेन्ड 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली फॉर क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग द एनकाउंटर इन विच 2 मिलिटेंट्स एंड 4 पुलिसमैन वर किल्ड। अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कुछ एक पूरी फैमिली को मतलब डिटेन किया है पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, जिसमें इस तरह से 2 मिलिटेंट्स मरे थे। देखो ये तो एक एक दो आते हैं, इनका होता है ब्रेन वॉश। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पर मरने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो मर जाते हैं अपना जो भी इनको माना, लेकिन उनकी जान गई वो गई, लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं जो इतने वेल ट्रेंड होते हैं और जो मतलब लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं, उनमें से अगर एक की भी मतलब जान जाती है तो वो क्या है, वो हमारी कंट्री के जो नेशनल एसेट्स है उनका नुकसान है। क्योंकि जो हमारे देश का एक मतलब वैल्यूबल रिसोर्सेज है वो गया। और यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 मिलिटेंट्स मरे हैं और उन्होंने 4 पुलिसमैन को मारा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान है। ठीक है, तो ये चीजें है। तो अभी क्या चल रहा है, वहां पर फायर फाइटिंग मतलब चल रही है, न्यूज़पेपर में न्यूज आने तक मे भी अब खत्म हो चुकी है और मिलिटेंट्स को एलिमिनेट कर चुके होंगे वो लोग। ठीक है, या तो मिलिटेंट्स भागे होंगे, लेकिन भागने का पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं, क्योंकि उन्होंने इंसर्केट कर दिया था, घेर दिया था। तो ये सब मारे गए होंगे या इन्होंने सरेंडर किया होगा। अभी कल तक की न्यूज में हमको इस चीज के बारे में पता चल गया। फाइन, ये हुआ है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा था अभी तक, ये कहा जा रहा था, मतलब एलिगेशन लगाया गया था इंडिया पे कि मतलब यूएस की जो मीडिया है वो क्लेम कर रही थी कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं वो रशिया को इंडिया ने चुपचाप से बेच दी है। ये इंडिया पर एलिगेशन था यूएस मीडिया की तरफ से कि जो एचएएल की कई सारी मतलब टेक्नोलॉजीज जिन पर यूएस ने भी मतलब डेवलप करने में मदद की थी, उन टेक्नोलॉजीज को किसको बेच दिया गया है, रशिया को, विदाउट किसी के कंसर्न के बेच दिया गया है, जो कि खराब चीज है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि रशिया इस समय वॉर में क्या है, उलझा हुआ है, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, पूरा का पूरा यूरोप ऑलमोस्ट, और अमेरिका। तो एक ये रिपोर्ट आई थी, एनवाईटी रिपोर्ट सेट British aerospace firm HR Smith Group sent critical components to Hull HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, उसको उन्होंने कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स भेजे थे, जो कि वहां से कहा भेज दिए गए, रशिया भेज दिए गए। और ये सब चीजें की है, जबकि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जानते हो क्या, फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि ये खाली इशू बनाने वाली बात है, ऐसा कहीं किसी ने कुछ नहीं कहते, पॉलिटिकल नैरेटिव है और ये चीजें नहीं हो सकती है। हम लोग इस तरह की जो चीजें हैं, जो बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ऐसे कंपोनेंट जो क्या कहते हैं आर्मी और क्या कहते हैं एयरफोर्स के लिए यूज होते हैं, हम उसके लिए पूरी की पूरी क्या बरतते हैं, मतलब एक तरह से उनके लिए पूरी सिक्योरिटी बरती जाती है कि हम उसको ऐसे नहीं किसी को भी दे देंगे। ठीक है, ये सारा का सारा मैटर यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मतलब करंट बात करते हैं अभी। ठीक है, तो साइंस और स्पेस की बात करते हैं। पहला जो सैटेलाइट था वो कौन सा था हमारा, आर्यभट्ट। कब लॉन्च हुआ था, 1975 ये स्टैटिक जीके की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय पे। ठीक है, तो फर्स्ट सैटेलाइट हमारा कब कब लॉन्च हुआ था, 1975। ठीक है, अच्छा, पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे, कम अगेन, राकेश शर्मा। और हमें कहना चाहिए स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा एट दैट टाइम, अभी तो वो रिटायर्ड विंग कमांडर है। ठीक है, दिस मैन, जस्ट 1 सेकेंड, ये है राकेश शर्मा। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर थे उस टाइम पे। और ये गए थे रशिया के सोयूज T11 में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द स्पेस क्राफ्ट जिसमें राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, तो आप उसका आंसर दोगे सोयूज T11 एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, स्पेस क्राफ्ट, सॉरी सॉरी। ठीक है, और कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को सोयूज
T11 पे गए थे। मैं आपको बता दूं 1984 वो टब वाला टाइम है जब अमेरिका और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। और कोल्ड वॉर के साथ साथ ही स्पेस रेस चल रही थी कि कौन सबसे ज्यादा लोगों को कौन सबसे ज्यादा स्पेस में जाकर के आएगा और आउटर स्पेस के क्या क्या मिस्ट्रीज है उसको ढूंढेगा। तो उस टाइम पे स्पेस रेस चल रही थी। ऐसे टाइम पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को चुना गया था स्पेस में जाने के लिए। एक बहुत ही दिलचस्प वो है इसके साथ कि जब ये स्पेस में पहुंचे थे तो इनका कम्युनिकेशन हमारी उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर है मिसेस इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि अच्छा राकेश मुझे बताइए कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। तो इन्होंने बड़े बोल्डली बोला था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर मैं बिना किसी झिझक के कहना चाहूंगा सारे जहां से अच्छा। तो ये जो टैग लाइन है ना उस समय ये मतलब एक तरह से हीरो को एक तरह से हीरो वेलकम मिला था इंडिया। ठीक है। तो तब से मतलब ये जाना जाता है। फिलहाल रिटायर्ड है ये। ठीक है। लेकिन इंडिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट है जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे। फाइन। दूसरी दूसरी बात करते हैं फर्स्ट इंडियंस टू गो मून ऑर्बिट मिशन। फर्स्ट इंडियन टू गो टू द मून ऑर्बिट मिशन रितु करिनाल। ठीक है। ये पहली लेडी है जो मतलब एक तरीके से पहली लेडी भी फर्स्ट इंडियन भी है जो चंद्रयान के लिए मतलब जिन्होंने काम किया। ठीक है। डेफिनेटली जाहिर सी बात है चंद्रयान है वो किसी मैन को लेकर के वहां नहीं गया था, मून पे नहीं गया था, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया था। तो ये पहले वो थे ऑर्बिट मिशन पर ये जिन्होंने काम किया था। ऋतु करिधाल इनका नाम है। ठीक है। अच्छा फर्स्ट इंडियन मिशन टू मार्स। सबने मेरे ख्याल से मिशन मंगलयान मूवी देखी है। ठीक है। तो कब हुआ था वो मिशन, 2013 को हुआ था। फर्स्ट इंडियन मिशन था और पूरी दुनिया में पहली बार था कि किसी कंट्री ने फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है। वो फर्स्ट मिशन में ही कहां पहुंच रहा है, मार्स पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में मतलब एक बहुत ही बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट थी। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इसमें नहीं लिखा है, वो मैं ऊपर ले गया। चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। परम 8000 1990। ठीक है। जनरली कुछ लोग मतलब ये भी बताते हैं एका एक कंप्यूटर हमारा बना था सुपर कंप्यूटर वो फर्स्ट था, लेकिन एका बहुत बाद में 2000 के डिकेड में बना है। सबसे पहला जो हमारा मतलब सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ये 1991 में बना था। ठीक है। फर्स्ट वुमन इन द स्पेस, ये नाम तो शायद पता होना चाहिए सभी को। कल्पना चावला। कल्पना चावला फर्स्ट वुमेन थी जो कहा गई थी स्पेस में गई थी 1997 में। आफ्टर देन वो फिर दोबारा कोलंबिया शटल से ही कहा जा रही थी स्पेस में गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसमें कुछ टेक्निकली कमियां हो गई थी। जब वो टेक ऑफ कर रहा था तो क्या कहते हैं उसकी हीट शील्ड जो थी वो आपस में निकल गई थी कुछ उसकी हीट शील्ड, जिसके चलते जब वो क्या कहते हैं वहां से अपना स्पेस मिशन पूरा करके वापस लौट रहे थे तो मतलब जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें एंटर करते ही उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो पूरा का पूरा बिखर गया था, उसमें आग लग गई थी। और इसके चलते कल्पना चावला और उनके जो साथी थे जो फेलो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको हमें खोना। ठीक है। ये इंडिया की वो सॉरी इंडिया की तो है ही, लेकिन अमेरिका की जो स्पेस हिस्ट्री ना उसमें भी सबसे दर्दनाक हादसों में से एक माना जाता है। ठीक है। तो ये चीजें डिफेंस और मिलिट्री की भी बात करते हैं। आई थिंक हमें पता होना चाहिए फिलहाल फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो कौन थे, सीडीएस जिनको कहते हैं, जनरल विपिन रावत। सुना है इनका नाम इससे पहले कभी? इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन कमांडर थे जनरल विपिन रावत। ठीक है। अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। वो अपनी वाइफ के साथ मतलब कहते हैं साउथ में वेलिंगटन एक जगह पड़ती है वहां पर जा रहे थे गेस्ट लेक्चर लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फॉग एंड ऑल चीजों के चलते उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया और उसमें उनकी वाइफ मिसेस मधुलिका रावत और उनके साथ विपिन रावत जी की ट्रेजिक डेथ हुई। ठीक है। बट जो विपिन रावत जी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम इंडिया जो है अपनी थिएटर कमांड जो जो थिएटर कमांड मतलब बना रहा है उस पर एक तरह से कामयाबी हासिल करके आ रहा है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। इसमें अभी जो हमारे करंट सीडीएस है वो कौन है?
ही जनरल अनिल चौहान, जो इस समय ये हैं विपिन रावत जी। दिख पा रहा है आपको? ये है विपिन रावत। ठीक है, इनको ईस्टर्न साइड में चाइनीज जो मामले थे ना, जो चाइनीज मैटर थे, उनसे निपटने का बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। डोकलाम, जब डोकलाम इशू हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम पर जनरल विपिन रावत ही इंडियन आर्मी के कमांडर थे। तो इनको चाइना के साथ मतलब जो स्टैंड ऑफ थे उनको निपटाने के लिए बहुत एक्सपर्टीज मतलब माना जाता था इनको। ठीक है, इसके साथ ही जनरल विपिन रावत अपने ब्लंट और बोल्ड बिहेवियर, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। उनकी कई सारी मतलब ऐसी मतलब बातें थी जो आपस की जो कंट्रीज है उनको बहुत डायरेक्ट हिट करती थी। ठीक है, इसके साथ ही गवर्नमेंट के साथ वो मतलब एक तरह से बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करके उन्होंने क्या किया था, जो थिएटर कमांड्स है उसके लिए काम किया था। तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट सीडीएस थे। जस्ट ये इंडियन मतलब इंडियन आर्मी के मतलब जनरल ऑफिसर भी थे। ठीक है, मतलब कमांडर भी थे ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन उसके साथ पहले सीडीएस भी हमारे ये बने थे। ठीक है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इनका विकिपीडिया पेज है। तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो हमारे थे ही, लेकिन साथ साथ 57th चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा 27th आर्मी के जनरल थे। इंडियन आर्मी के 27th जनरल थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है वो ये पूछ लें कि फर्स्ट सीडीएस जो है वो आर्मी के कौन से नंबर के जनरल थे। ठीक है, वो आर्मी को कौन सी उसमें मतलब वो करते थे, तो ये भी मतलब हो सकता है। तो वो कौन से थे? 27th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। फाइन, एक तो ये चीज है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन थे? कोई बताएगा? वैसे तो लिखा हुआ है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरमैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जो सर्विस है वो ऑफर कर चुके थे। और उसके साथ ही बहुत डाउन टू अर्थ इंसान एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, वो पहले इंसान थे जब इंडिया आजाद हुआ तो पहली पहली बार उन्होंने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स की कमांड संभाली। और इंडियन इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह से इंडियनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ। ठीक है, तो वो कौन थे? जनरल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, दिस मैन। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट ईयर मार्शल। सिमिलरली अगर हम अपने नेवल उनकी बात करें, नेवल चीफ की बात करें, तो वो थे फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ठीक है, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। लिखा आप लोगों ने? ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियन नेवी जैसे भी थी, जो भी थी, बट जब देश आजाद हुआ तो हमारी तीनों आर्मी के जो चीफ थे उनके पास एक बहुत बड़ी मतलब एक हरकुलिस टास्क था कि कैसे करके हम अपने डिफेंस फोर्सेस को मतलब इतना स्ट्रांग बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि उनमें इंटीग्रिटी रहे। अभी हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है ना, सीडीएस, अभी तो हमारे हैं विपिन रावत जी। अभी क्या कहते हैं 2019 के बाद ही तो हमारे सीडीएस पोस्ट पर मतलब आए थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले देश ने कितने वॉर लड़ चुके हैं? हम लोग लड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ 1947, 1965, ठीक है, 1971 और 1999 का कारगिल वॉर। हम चार वॉर पाकिस्तान के साथ, एक बड़ा वॉर चाइना के साथ लड़ चुके हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इतने वॉर्स में हम लोगों ने माइलस्टोन विक्ट्री हासिल की है? चाइना के साथ अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हमारे यहाँ बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो हमको वो लूज करना पड़ा वो बैटल। ठीक है ना, वो वॉर। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो इंडिया ने अभी तक कोई वॉर नहीं किया। तो कैसे ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई? क्योंकि जो हमारे पायोनियर्स थे, लाइक एडमिरल आर डी कटारी, आगे चल करके पहले तो वाइस एडमिरल थे, बाद में एडमिरल बने, जैसे कि ये हो गए, जैसे कि सुब्रतो मुखर्जी हो गए। ये लोग पहले पहले थे, ये मतलब पायोनियर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को वो स्ट्रेंथ दी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हमारे पास छोड़ के गए थे, आप सब जानते हैं, बहुत कम था।
लेकिन ये लोग पहले थे कि उस कम में भी इंडियन आर्मी और इंडियन जो मतलब एयरफोर्स है और नेवी का जो मोराल है वो इन्होंने डाउन नहीं दिया। और इवन जो एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना सबसे पहले, वो बनाने में इन लोगों ने मदद की। ठीक है, सिमिलर फॉर दैट, जो हमारे सबसे पहले इंडियन आर्मी के चीफ थे वो कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। ये राजपूत रेजिमेंट के थे, मैं आपको बता दूं, जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि ये इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल भी थे, सेकंड फील्ड मार्शल भी ये थे। ठीक है, और इंडिया के कमांडर इन चीफ भी थे ये। ठीक है, ये है जनरल करियप्पा। जिस क्या कहते हैं ड्रेस में आप इनको देख रहे हो, ये उनकी जनरल की ड्रेस नहीं है, ये उनकी फील्ड मार्शल की ड्रेस है। आपको पता है किसी को फील्ड मार्शल क्या होते हैं? एनीवन? या किसी को पता है मार्शल ऑफ द एयर कौन होते हैं? देखिए, आप सबको पता है आर्मी के एक आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के एक एक बॉस होते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, जैसे कि आर्मी में कौन होते हैं? जनरल, 4 स्टार जनरल, उनके कॉलर पे हमेशा 4 स्टार मतलब लगे होते हैं। ठीक है, आफ्टर देन एयरफोर्स में कौन होते हैं? एयर चीफ मार्शल। इसी तरह से जो एडमिरल होते हैं, ठीक है ना, जो जो आपकी नेवी को संभालते हैं, वो भी मतलब 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास जो लगे होंगे वो 4 स्टार उनके शोल्डर पे या मतलब इस तरह से सिग्निफाई, जो इंसिग्नियाज होते हैं वो उसको डिनोट करते हैं। लेकिन इन सबके भी ऊपर हर एक आर्म फोर्सेस में एक सेरिमोनियल रैंक होती है, जिस पर बैठा हुआ इंसान कभी रिटायर नहीं माना जाता, और उसको कहा जाता है कि वो सारी आर्मी का सबसे सुप्रीम और सेरिमोनियल कमांडर है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद वो उसका सबसे बड़ा मतलब है। तो उस पर्टिकुलर रैंक को 5 स्टार रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 स्टार रैंक कहते हैं। और ये 5 स्टार रैंक जो होती है, ये होती है फील्ड मार्शल की आर्मी में। आर्मी में इस 5 स्टार रैंक को बोलते हैं फील्ड मार्शल। ठीक है, दूसरी रैंक होती है एयरफोर्स में, उसके लिए क्या बोलते हैं? उसके लिए बोलते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है, या एयर मार्शल भी बोलते हैं। ठीक है, ये है। इसी तरह से ग्रांड एडमिरल होती है किसके लिए? जो नेवी के लिए। वो रैंक अभी तक किसी को नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल की रैंक अब तक इंडियन हिस्ट्री में 2 बार अवार्ड की जा चुकी है। सबसे पहली जो रैंक अवार्ड की गई थी वो की गई थी जो हमारे जनरल थे 1971 का वॉर जिन्होंने जिताया था, सैम मानेकशॉ। आप लोगों ने जरूर मूवी का नाम सुना होगा, सैम बहादुर। ठीक है, वो उन्हीं की मतलब बायोग्राफी पे बनी है। तो जनरल HSFJ सैम मानेकशॉ को पहली बार फील्ड मार्शल की रैंक कन्फर्ट की गई थी। आफ्टर देन इंडिया के फर्स्ट जनरल, जनरल के एम करियप्पा का जो मतलब पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन था इंडियन आर्मी के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको भी फील्ड मार्शल की रैंक दी थी। सिमिलरली जो हमारे एयर मार्शल है, एयर मार्शल की रैंक दी गई अर्जन सिंह को। ये एयर चीफ मार्शल रह चुके थे हमारे, पहले ही आप हमारी एयरफोर्स को लीड कर चुके थे। इनको मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनाया गया। ठीक है, तो इनको एयर मार्शल की रैंक दी गई थी। अभी कुछ सालों पहले ही उनकी डेथ हुई है। ठीक है, एयर मार्शल अर्जन सिंह जाने जाते थे बहुत ही हम्बल जेस्चर के लिए और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए। इवन एज ऑफ मतलब उनकी एज मतलब 90s के अराउंड मतलब रही होगी, इसके बावजूद भी वो व्हील चेयर पे आते थे। लेकिन जब हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते थे, वो ट्राई करते थे कि वो खड़े उठ के उनको सैल्यूट करें। सच वाज द मॉरल, उनका मतलब इस तरीके का मतलब एक तरह से मॉरल था। ठीक है, तो हमारे जो मार्शल थे वो थे मार्शल अर्जन अर्जन सिंह। ठीक है ना, दिस मैन। ठीक है, ये थे हमारे मार्शल अर्जन सिंह, जिनको 1965 के वॉर में के टाइम पे जिन्होंने मतलब बहुत एक अच्छा मतलब वो दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये थे मार्शल अर्जन सिंह। मैं आपको बता भी दूं 98 की एज में इनकी डेथ हुई है, 2017 में। और स्टिल आपको शायद मतलब आप लोग शायद कभी इनकी पुरानी वीडियोस देखो, आप लोग देख करके हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने मतलब
जो हमारे प्रेसिडेंट वगैरह है 96 97 की एज में भी अपने चेयर से मतलब खड़े उठ के उनको सैल्यूट करने के लिए आगे आते। ठीक है, तो इस तरह के मतलब इंसान थे मार्शल ये जो हमारे अर्जन सिंह थे। ओके, आगे चलते हैं डिफेंस में कुछ और चीजें भी मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, वो कौन थी? हरिता कौर देओल। आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है, हरिता कौर देओल, ये फर्स्ट वुमेन पायलट थी इंडियन एयरफोर्स। सिमिलरली फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? आईएनएस विक्रांत। कोई बताएगा आईएनएस का मतलब क्या है? बताएगा आईएनएस का मतलब क्या है? एनीवन? इस समय भी हमारे पास एक आईएनएस विक्रांत है, ठीक है, जो 2013 से मतलब लगातार मतलब एक तरह से चलता चल रहा है हमारे पास, ठीक है। बट इसका इससे पहले वाला जो था, ठीक है, उसने हमें 1971 1965 जैसी जो मतलब बहुत बड़ी जंगे है ना, वो उसने हमको जिताई है। ठीक है, आप लोग जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर क्या काम करता है? हवाई जहाज इसके ऊपर से उड़ करके जाते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो इस पे से उड़ के जाते हैं। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? जो जो हमारे ओशियंस है, ओशियंस की लड़ाई पे जो जो एक मतलब इस जो ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ये अपने आप में चलता फिरता फोर्ट होता है। ठीक है, ये अकेले नहीं चलता है, इसके साथ कई सारी सबमरीन, कई सारे वॉरशिप्स और कई सारे फ्रिगेट्स यानी छोटे वॉरशिप चलते हैं, जो कि बहुत तेजी से इसकी तरफ आने वाले खतरों को रोकते हैं। और ये खुद इतना पावरफुल होता है कि कोई डायरेक्टली आकर के इस पे हमला भी नहीं कर सकता है। और इनसे उड़ने वाले जो जहाज है वो एक तरह से जो दुश्मनों की टेरिटरी होती है उसमें हमारे सोल्जर्स को बहुत इजी एक्सेस देते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हमारे पास जो आईएनएस विक्रांत है वो सेकंड है उसका, ठीक है, वो उस सीरीज का सेकंड मतलब हुआ जो 2013 में कमेंस हुआ है। लेकिन इससे पहले भी जो हमारा सबसे पहला वो था वो क्या था? वो कौन सा था? वो भी आईएनएस विक्रांत। ओके, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इको का भी देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इंडियन करेंसी का नोट जो प्रिंट हुआ था वो क्या था? 1 रुपी। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, किसी जमाने में मैं आपको बता दूं, जो डॉलर है, जो अमेरिकन डॉलर है, आज अमेरिकन डॉलर $1 बराबर कितना रुपया है? लगभग 87 के अराउंड, है ना। किसी टाइम पर 1 रुपया और डॉलर में जो अंतर था वो बहुत कम था। वो मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपए के अंडर पे था या उससे भी कम था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग था इन द ब्रिटिश टाइम पीरियड। बट आफ्टर देन जैसे जैसे टाइम बीता, डी इवोल्यूशन हुआ हमारी करेंसी का, तो रुपीज क्या है वो नीचे नीचे जाते हुए 87 रुपीज इक्वल टू $1 पहुंच चुका। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये हमारे फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो जनरली ब्रिटिश मतलब उससे थे, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वो कौन थे? सीडी देशमुख। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। पहला बैंक इंडिया का जो था वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770। वो टाइम जब हम लोग एक तरीके से ब्रिटिश के अंदर अंडर आते थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वो कब स्टैब्लिश हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब? 1875। तो यहां से शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने और शेयर्स बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। तो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज हुई थी 1875। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, डेफिनेटली नालंदा लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। एक्चुअली में नालंदा इसलिए क्योंकि जो आज हमारा इंडियन रिपब्लिक है उसमें तक्षशिला नहीं आता है, वो इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, बट अगर पूरे होल इंडिया को देखा जाए तो तक्षशिला वो यूनिवर्सिटी है जो सबसे पहली मतलब यूनिवर्सिटी मानी जाती है दुनिया की। कहते हैं यूनिवर्सिटी का मतलब जानते हैं? पूरी दुनिया के बच्चे आकर के वहां पर, स्टूडेंट्स आकर के पढ़ेंगे, स्कॉलर्स आकर के वहां पे पढ़ेंगे।
वो होते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो तो ऐसी पहली यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर दिखाई गई है विद इन इंडियन बॉर्डर, वो कौन सी है? नालंदा यूनिवर्सिटी। कोई बताएगा कहाँ पर सिचुएटेड थी? बिहार। उस टाइम पर उस जगह को कहते थे मगध। ठीक है। आप इस चीज का अंदाजा इससे ही लगाइए, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना कितना ज्यादा ऑनर की मतलब बात होती थी। इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 4 to 5 thousand का तो टीचिंग और अदर स्टाफ था। 10,000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते थे ना सिर्फ इंडिया, बल्कि ईरान, जिसको उस समय क्या कहते हैं मैसोपोटामिया बोलते थे, ठीक है, पर्शिया बोलते थे, ठीक है, वो वाली जगह, आपका चाइना, जापान, अफ्रीका, इवन ग्रीस, जो यूरोप का एरिया वहां से, इन सब जगहों से यहाँ पर कौन आते थे? लोग पढ़ने के लिए आते थे। इसका एंट्रेंस एग्जाम कई सारे टायर्स का होता है, जैसे आप आज देखते हो ना एसएससी वगैरह के जो होते हैं एग्जाम, यूपीएससी एंड ऑल के कई सारे उसमें होते हैं, फेजेस में होते हैं, प्री मेंस देन इंटरव्यू एंड ऑल। तो इसी तरह से यहाँ का सिलेक्शन एग्जाम भी था। आपका पहला सिलेक्शन एग्जाम पता कौन लेता था? जो दरवाजे के बाहर खड़े होने वाला गेट कीपर होता था, उसको बोलते थे वहां द्वार पंडित। और कहते थे 1000 में से सिर्फ 100 लोग ही क्वालिफाई कर पाते थे उस एग्जाम को। पहला ही एग्जाम प्री ही इतना टफ होता था। आफ्टर देन आपको जिस भी ब्रांच में जाना आप वहां पढ़ते थे, उसके जो एचओडी होते थे वो आपका वो लेते थे, एंड एट लास्ट जो आपका इंटरव्यू होता था वो कौन लेते थे? यूनिवर्सिटी के चांसलर। वेन्सान नाम सुना है? वेन्सान। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के होंगे उनको पता होगा, इसको कहते हैं प्रिंस ऑफ द पिलग्रिमेज। ठीक है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार इसको इसको बोला जाता है। ये बंदा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, तो कहते हैं इसने पूरी अपनी मेमोयर लिखा हुआ है। उस मेमोयर में इसने बताया कि उस टाइम पर नालंदा के जो चांसलर थे वो 103 ईयर ओल्ड आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, तो इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड यूनिवर्सिटी होती है। बख्तियार खिलजी, जिसने 1196 के आसपास नालंदा पर हमला किया था और वहां पर सब कुछ मतलब खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहते हैं इस तरह की मतलब फोकलोर और लीजेंड्स आती है कि वहां की जो जो लाइब्रेरी थी वो ही तीन उसके मतलब तीन मतलब वो थे, तीन स्टोरी लाइब्रेरी थी उनकी। ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा बुक्स स्टोर रहती थी, और वो 3 महीने या 6 महीने तक वो चलती रही थी। इस तरह की स्टोरी आती है उसके बारे में कि वहां पर बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। तो ये पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कब? 1857। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट मॉडर्न कॉलेज इन इंडिया, मेरे ख्याल से ये इसमें नहीं लिखा हुआ, बट तो भी हिंदू कॉलेज, जिसको एक ब्रिटिश वॉच बिजनेसमैन ने, जो मतलब जो रिस्ट वॉच बनाता था, ऐसे बिजनेसमैन ने क्या किया था, शुरुआत की थी। किसके साथ मिलके? राजा राम मोहन रॉय के साथ। हालांकि राजा राम मोहन रॉय का नाम डायरेक्टली कभी उसमें नहीं आया, लेकिन वो भी उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से एक माने जाते हैं। कब बनी थी? 1815 में। ठीक है, वो हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। आपको बता दूं उसके एलुमनी, वो जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी उसके एलुमनी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मतलब जो लोग थे जिन्होंने मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है, वो उसके मतलब एलुमनी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट इन इंडिया कौन है? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ टैगोर। कोई जानता है क्या किस चीज पर इनको क्या कहते हैं नोबेल प्राइज मिला था? एनीवन? नॉट नेशनल सॉन्ग, ये तो व्हाट्सएप पे था। पोएम्स में कौन सी पोएम? इनकी एक पूरी बुक थी पोएम्स की। ठीक है, उस पर मिला था इनको 1913 में नोबेल प्राइज। कौन सी बुक थी वो, पूछा जा सकता है देन। बुक का नाम था गीतांजलि। याद रखिएगा, बुक का नाम क्या था? गीतांजलि नाम। ठीक है।
इसी तरीके से फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न, इट वॉजंट अ वन पर्सन, लेकिन 3 लोग थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया। सब लोग जानते हैं भारत रत्न क्या है, हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। ठीक है, तो वो किस किसको दिया गया था? इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उस टाइम पर तो वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जब क्या कहते हैं ये प्राइज दिया गया होगा। देन फर्स्ट इंडियन गवर्नर को, ठीक है, सॉरी इंडियन वाइसराय को, कौन? सी राजगोपालाचारी। आपको पता है यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है, इनके नाम पर ही है। ठीक है, इसी तरीके से सीवी रमन, जो कि दूसरे मतलब साइंटिस्ट, दूसरे इंसान है, जिन दूसरे इंडियन है जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है साइंस में। ठीक है, तो सीवी रमन को भी क्या किया गया है? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अच्छा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया जाता है लिटरेचर के लिए, बहुत ही प्रेस्टिजियस और इंडिया में हाईएस्ट एवर जो अवार्ड है लिटरेचर के लिए, वो है। वो किसको मिला था? वो मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, उन्होंने मलयालम में मतलब लैंग्वेज में लिखा था और ये मिला था 1965। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट हिंदी राइटर कौन थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? वो थे सुमित्रा नंदन पंत। आई एम डैम श्योर कि इनकी कोई ना कोई जो मतलब पोयम है आपने 12th 11th तक के उसमें पढ़ी हुई। ठीक है, चीजें और भी है, स्पोर्ट्स एंड ऑल है, इसको भी हम मतलब डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हुए करंट अफेयर का पार्ट थोड़ा सा कम होता जाएगा, स्टैटिक जीके अभी बढ़ता जाएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके उसमें ज्यादा आएंगे। तो विद दिस हम आज के सेशन को कंक्लूड करें। ठीक है।